Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 15th ऑफ जुलाई 2021। तो गाइज आज है तारीख 15 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ वीडियो को शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन में जिक्र किया गया है जीका वायरस के बारे में। और जीका वायरस के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी काफी बार पढ़ा चुका हूं, चाहे वो द हिंदू का वीडियो हो चाहे वो डेली करंट अफेयर का वीडियो हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये कल डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ इंटरनेट इश्यूज थे उसकी वजह से, ठीक है। फिर शाम को भी मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे आपका करंट अफेयर कुछ नहीं छूटेगा। जब जब मैंने स्किप किया वीडियो कोई बात नहीं, वहाँ पे मैंने सारे करंट अफेयर उस दिन के अगले दिन इंक्लूड कर दिए हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका करंट अफेयर कुछ भी छूटने वाला नहीं है। नाउ यहाँ पे देखोगे आज थोड़ा सा पैटर्न मैंने बदल रखा है, क्योंकि आज थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह में भी कमी है, तो वापस हम लोग पैटर्न पर आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि विद रेफरेंस टू द जीका वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीका वायरस के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेविवायरस है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सेक्सुअली ट्रांसमिशन जो है जीका वायरस का वो इम्पॉसिबल है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो माइक्रोसेफली है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो बेबी होता है वो जन्म लेता है अपने एक छोटे से सर के साथ। जो उसका सर होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और उसका जो सर है उसकी जो ग्रोथ है मतलब पैदा होने के बाद वो रुक जाती है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जीका वायरस के रिगार्डिंग। आप लोगों को ये नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, और 1, 2 एंड 3। सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। तो काफी ज्यादा चर्चा में है, पिछले 2-3 दिनों में ये आर्टिकल लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में चर्चा है, यानी कि जो ये बिजली है, बिजली जो कड़कती है, इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई है। इनफैक्ट यहाँ पर बिजली जो गिर जाती है ग्राउंड पर, उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई है। कैसे यहाँ पर ये सारा प्रोसेसिंग होता है इसको हम लोग इस आर्टिकल में जानेंगे। तो देखो आर्टिकल न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है लगभग 30 लोगों की जान गई है अलग अलग इंसिडेंट्स में, और किसकी वजह से, ये लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से ये जान गई है। और ये परसों की बात है, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर इतने लोगों की जान गई है सिर्फ और सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा। अब अगर हम लोग बात करें ये लाइटनिंग से डेथ कितनी कॉमन है, देखो बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले तो बहुत हुआ करती थी इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, लेकिन अभी जो डेथ है वो बहुत कम हो चुकी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग देख पाओगे जो इंडिया के अंदर लगभग 2000 से 2500 जो डेथ होती हैं वो लाइटनिंग की वजह से होती हैं, वो हर साल देखने को मिलती है। ये एक एवरेज नंबर बताया गया है। और जो ये लाइटनिंग है ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप कह सकते हो इस नेचुरल कॉज की वजह से इतना बड़ा यहाँ पे इंसिडेंट देखने को मिल जाता है। 2000 से 2500 लोगों की हर साल जान जाती है इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो ये लाइटनिंग है वो आज के टाइम पर भी एक लीस्ट स्टडीड एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन है, मतलब कि अभी भी यहाँ पर इसके ऊपर स्टडीज वगैरह कम करी जाती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पे इतने लोगों की जान जा रही है, तो स्टडीज वगैरह जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग है, खासकर लाइटनिंग स्ट्राइक के रिगार्डिंग है, वो और ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम लोग और भी बहुत सारे सोल्यूशन जो है इसके रिगार्डिंग लेकर आ सकें। अभी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट में वर्क करता है, जो कि पुणे के अंदर है। उसके अलावा आप देख पाओगे और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखने को मिलेगा जो कि थंडरस्टॉर्म या फिर लाइटनिंग के ऊपर वर्क करता हुआ नजर आता हो। ये इंस्टीट्यूट जो है फुल टाइम वर्क करता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक ये पिक्चर है जहां पे बात करी गई है 2018-19 में लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लगभग 2800 लोगों की जान गई थी, और उसी तरफ 2019-20 में लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लगभग 1771 लोगों की जान गई थी। तो आप समझ सकते हो जो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से डेथ है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है, जो लगभग ये बोला जा रहा है 37% तक जो ये फर्टिलिटीज हैं ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राउंड करंट की, तो ये जो लाइटनिंग है ये काफी खतरनाक हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर डायरेक्टली हिट करे, ठीक है, अगर यहाँ पर देखो बहुत मुश्किल से जो है लोगों के ऊपर ये डायरेक्टली गिरती है, मतलब बहुत कम से ही केसेस, बहुत रेयर केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर बिजली जो है डायरेक्टली किसी इंसान के ऊपर गिर जाए। बट यहाँ पर फिर भी ये जो स्ट्राइक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो हैं वो लगते हैं इंसानों को, अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप कह सकते हो ये बिजली गिर रही है तो उसके आसपास वाले एरिया में ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ये और ज़्यादा डेंजरस बन जाता है जब वो ज़मीन है, जो ग्राउंड है वो गीली हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात आपको मालूम होगा, अगर आपका शरीर गीला है
तो इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को और ज़्यादा तेज़ी से लग सकता है। ठीक है, तो ज़मीन जब गीली होगी तो ये और ज़्यादा डेंजरस बन सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। या फिर वहाँ पर कोई मेटल हो या फिर कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो उसके ऊपर, तो फिर आप कह सकते हो इसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। ये जो लाइटनिंग है वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नाउ अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे। ये लाइटनिंग है जो बिजली है कैसे गिरती है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, ज़मीन से कैसे टकराती है, धरती से कैसे टकराती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो अर्थ के सरफेस पर लाइटनिंग कैसे स्ट्राइक करती है। पहले ये बोला गया है, ये आपको जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है बादल। ठीक है, क्लाउड है। तो जो क्लाउड है उसके अपर साइड में आप देख पाओगे, इसके अपर साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और लोअर साइड में जो इसका बॉटम होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देख सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव है अर्थ का सरफेस पर, और जो ऊपर यहाँ पर बादल पर आपको देखने को मिल रहा है बॉटम की साइड में, ये आपको नेगेटिव चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरे पिक्चर पर आते हैं। अब क्या होता है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है अर्थ का, वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो कहाँ पर जाता है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ भागता है। अब ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टकराते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। लाइटनिंग इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पाथ एज नेचर ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्रिएट होती है एग्जैक्टली जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसकी वजह से जो ये बिजली कड़की है, ये जो लाइट है वो यहाँ पर आप ग्राउंड से टच होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये भी आर्टिकल न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा। जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी साहब, इन्होंने यहाँ पर बोला है नेशनल आर्चीव से, ठीक है, नेशनल आर्चीव्स रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पर देखो जो नेशनल आर्चीव है, ये जो नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आपको एक तरीके से ये म्यूजियम टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं जो कि हमारे पास, जो कि हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है ये क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उन सबको डिजिटाइज करने की बात करी जा रही है आने वाले 1 साल के अंदर। डिजिटाइज मतलब कि जो है ऑनलाइन वगैरह यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की बात करी जा रही है। और आपको मालूम होगा आने वाला जो 75वां साल इंडिपेंडेंस का, ठीक है, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ को रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो यूपीएससी है वो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के पास्ट ईयर पेपर्स देखे होंगे तो वहाँ पर भी जो ये बॉडीज़ हैं इनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख पाओगे ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ उसके बारे में बात करेंगे। जो ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, ये एक अटैच ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1891 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और आज के टाइम पर आपको मालूम होगा कि जो पहले तो कैलकाटा कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन ये जो कैपिटल है कैलकाटा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो कैपिटल है वो हमारी कैलकाटा से दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। 1911 की बात है ये। फिर उसके बाद जो आज के टाइम पर नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट करी गई थी 1926 में, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। लगभग आप देख पाओगे 50 लाख फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम पर नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के पिक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप के डॉक्यूमेंट वगैरह, बहुत पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं भरे पड़े हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या रिकॉर्ड्स रखे गए हैं यहाँ पर। तो जो ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। लगभग 1748 से 1748 से बहुत सारे रेगुलर सीरीज में रिकॉर्डिंग रखी हुई है। और जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये 4 कैटेगरीज के अंदर रखे हुए हैं, जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गए, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, मनुस्क्रिप्ट्स हो गए, या फिर प्राइवेट रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये आपको अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, मोदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, इसके फादर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है इनके फादर का नाम है GH फॉरेस्ट। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है इसके और भी रीजनल सेंटर्स है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर, भोपाल में है, पनाजी में है, भोपाल, पणजी और जयपुर और पुडुचेरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है।
यहाँ पे चर्चा हो रही है राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, राइट टू रिपेयर मूवमेंट, बिल्कुल हाँ, मतलब कि आपको राइट है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो भी प्रोडक्ट हैं उनको रिपेयर कर सको। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर है उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, उसको आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इस मुद्दे को समझेंगे हम लोग, और इसी मुद्दे के रिगार्डिंग बहुत सारी कंपनीज जो है वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं दुनिया भर में, उन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया कि इन्होंने एक तरीके से राइट टू रिपेयर लॉ को एक तरीके से पास कर दिया है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये जो राइट टू रिपेयर लॉ को पास किया गया है, ये एग्जैक्टली लॉ क्या है? तो देखो, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया और इसी सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया गया है। और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, ठीक है, कंज्यूमर के रिगार्डिंग कि कंज्यूमर जो है इन चीज़ों को रिपेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आप कह सकते हो कि एक जो प्रोडक्ट है ना, उसकी एक डिफाइंड लाइफ होती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इतने टाइम तक चलेगा, उसको क्या बोलते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतने टाइम बाद ये प्रोडक्ट खराब होना ही होना है, इसको मैन्युफैक्चर ही इस तरीके से किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे कस्टमर के पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द रिपेयर, तो फिर वो क्या कर सकेगा, इस प्रोडक्ट की लाइफ को और बढ़ा सकेगा, वो जो है इसको आराम से रिपेयर कर सकेगा। तो यहाँ पर ये इसका मुद्दा उठाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये राइट टू रिपेयर लॉ को पास किया गया है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। यूके के अंदर भी आप कह सकते हो इसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर जो कस्टमर है, जहां पे आप कह सकते हो जो भी कंज्यूमर है वो आराम से बाय कर सकता है किसी प्रोडक्ट को, उसको रिपेयर कर सकता है। डेली वाले जो यूज़ वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, नाउ अब बात करते हैं ये व्हाट इज़ द राइट टू रिपेयर मूवमेंट एग्जैक्टली क्या है। तो देखो, यहाँ पर राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में अभी आपको बता दिया, वो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बार बार बताया गया है। अब देखो, ये जो मूवमेंट है ना, इसकी जो जड़ है वो कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी जड़ है वो जो कंप्यूटर एरा आपको देखने को मिला था, जब कंप्यूटर्स आने चालू हुए थे 1950s के आसपास, तब से यहाँ पर ये जड़ शुरू हुई है, तब से यहाँ पर रिपेयर की बात चलती आ रही है। लाओ, ये जो गोल है ना इसका, ये जो मूवमेंट है इसका मेन जो गोल है वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने स्पेयर पार्ट्स बनाएं, अपने टूल्स बनाएं, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये डिवाइस है उसको रिपेयर किया जा सकता है। जो भी कस्टमर के पास यहाँ पर चीज़ें हैं, एक तरीके से उनको कैसा रिपेयर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवानी होगी इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। ठीक है, जो रिपेयर शॉप्स वगैरह हैं इनको एक तरीके से क्या करना है, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो लाइफ स्पैन है प्रोडक्ट का उसको इंक्रीज करना है। और आप कह सकते हो यहाँ पर कि एक चीज़ ये देखने को मिलती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये इनका एक प्लान्ड ऑब्सोलेंस होता है। प्लान्ड ऑब्सोलेंस का मतलब ये है, देखो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लान्ड ऑब्सोलेंस का मतलब है विच मीन्स दैट डिवाइसेस आर डिजाइंड स्पेशली टू लास्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड टू बी रिप्लेस्ड। मतलब डिजाइन, जो डिवाइस है उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसकी जो एक पर्टिकुलर टाइम पर आके लिमिट आ जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो डिवाइस खराब होना है, अब उसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो जो प्रोडक्ट है वो खराब होना है। जैसे लाइफ बिल्कुल सेट है भाई, यहाँ पर आप जाओगे बता दोगे भाई 10 साल की लाइफ है इसकी, इस टीवी की 10 साल की लाइफ है, इस एसी की 10 साल की लाइफ है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हालांकि वो चल सकता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर उसको एक रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइफ को डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी वजह से ये जो ई वेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ई वेस्ट से जो हमारा एनवायरमेंट है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलता है। ई वेस्ट मतलब जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो गया, आपने क्या करा, फेंक दिया, खत्म काम इसका, आपने रिपेयर नहीं किया, फेंक दिया, उससे ई वेस्ट वगैरह जितना जनरेट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये रिपेयर है, रिपेयर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इफ़ यू कांट फिक्स इट यू डोंट ऑन इट। अगर आप फिक्स नहीं कर सकते तो वो आपका प्रोडक्ट है भी नहीं। जो रिपेयर है वो आज के टाइम पर बेटर है देन रिसाइकलिंग। रिसाइकिल करने से बढ़िया है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करो और उसको आगे भी इस्तेमाल करो। रिपेयर आपका मनी भी बचाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, आप फेंकने की बजाय दूसरा खरीदोगे, इससे अच्छा आप लोग रिपेयर करके मनी को बचाओ। उसके बाद रिपेयर आपको इंजीनियरिंग भी सिखाएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है खराब हो गया है उसको आप अच्छे से रिपेयर कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ रिपेयर की वजह से प्लैनेट भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, क्योंकि होता क्या है, एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उस पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग द राइट टू रिपेयर।
मूवमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ई वेस्ट क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट खराब हो गया आपने फेंक दिया, लेकिन इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है, तो ये ई वेस्ट जो है कहीं ना कहीं बच जाएगा। ठीक है, इससे एनवायरमेंट को इतना खतरा हमें नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नहीं, अभी यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया इस आर्टिकल का, वो ये है कि देखो आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें चलो हो गई, बहुत सारी कंट्रीज ने जो है जो लॉ है इसको लागू किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आज के टाइम पर इस मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हो गई, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, ये सब आज के टाइम पर इस राइट टू रिपेयर के अगेंस्ट में आ चुकी हैं। कहना यह है क्योंकि देखो ये इनकी इंटेलेक्चुअल राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इनकी है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है। और क्या होगा, दूसरा जो बंदा यहाँ पर इसको रिपेयर करेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, इनका जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी डिवाइस की वो कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लॉइटेशन होता हुआ नजर आएगा। तो उसी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए, प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, एक तरीके से इस मूवमेंट पे अगेंस्ट में ये देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है मनीषा एस इनामदार के बारे में। तो आप देख पाओगे ये पर्टिकुलर वुमेन है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, डिस्कस करेंगे क्या है इसमें भी, आपको इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी जानने को मिलने वाली है। तो देखो, ये एक इंडियन स्टेम सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट हैं। ये एक पार्ट है WHO एडवाइजरी कमेटी का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी कमेटी का, ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। ये सब क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन मुद्दा ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है। यह आर्टिकल आपका GS पेपर साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या है, एक इंडियन स्टेम सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं, इनका नाम है मनीषा एस इनामदार। यहाँ पर आप देख पाओगे इनामदार नाम है इनका, ये आपने देख भी लिया इनका पिक्चर। ये क्या है, ये आज के टाइम पर WHO एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का एक पार्ट है। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स को रिलीज किया है, और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये बताया है जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग होती है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पब्लिक हेल्थ में। इस ह्यूमन जीनोम एडिटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और एथिक्स के साथ मिलकर। पहली चीज तो यही है, ये जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग होती है ये क्या होती है, पहले इसको हमें समझना होगा, तभी हम लोग कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आगे समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को हम लोग आगे समझने वाले हैं। जो ये रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया था 12 जुलाई 2021 में। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी रिसर्च बताई गई हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोफेसर मनीषा एस इनामदार हैं ये कंडक्ट करती हैं रिसर्च वगैरह कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक तरीके से सिंपल शब्दों में कहें तो ये रिसर्च करती हैं कहाँ पर, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। अभी फिलहाल जो ह्यूमन जीन एडिटिंग है उसके लिए इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करने के बाद बोला है कि पब्लिक हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है, ये जीनोम एडिटिंग क्या होती है? तो आप देख सकते हो ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका जीन है, जीन होता है डीएनए आरएनए, ठीक है। अब ये जो जीन है इसके अंदर बदलाव करना, मान लो इस जीन की जो चेन है इसकी खराब चल रही है तो क्या होगा, इसके अंदर हम लोग बदल सकते हैं। इसकी एडिटिंग मतलब इतना टुकड़ा इसका खराब है, इस टुकड़े को निकाल कर यहाँ पर दूसरा टुकड़ा लगाया जा सकता है और इस पूरे डीएनए को सही किया जा सकता है। इस टाइप की एक और टेक्निक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी पिछले कुछ दिनों, आपको मालूम होगा, जिसका नाम है CRISPR-Cas9। एक ये डीएनए एडिटिंग टेक्निक है जिसको CRISPR-Cas9 बोला गया है। ये वर्क करती है एक बायोलॉजिकल वर्जन की तरह। देखो यहाँ पे क्या होता है, फाइंड करना कहाँ दिक्कत है, उसके बाद उस जगह पर रिप्लेस कर देना। मान लो ये कोई सेल है, सेल जो ट्रांसफेक्ट होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ, यहाँ पर आपको गाइड मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, हेल्दी डीएनए कॉपी देखने को मिलेगी, डीएनए कटिंग एंजाइम देखने को मिलेगा। ये 3 चीज़ें होंगी। इन 3 चीज़ों के माध्यम से पूरे डीएनए के अंदर बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड वाला हिस्सा है यहाँ पर इतने डीएनए हमें चेंज करना है, इसके अंदर कमी है, तो उसके लिए पहले इसके लिए हमें कटिंग एंजाइम चाहिए जिसको CRISPR-Cas9 बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल कटिंग एंजाइम जो क्या करेंगे हम लोग कट डाउन कर देंगे, इसको कटिंग एंजाइम से काट कर निकाल देंगे। उसके साथ हमारे पास क्या है, ये गाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, हेल्दी डीएनए है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जगह पर इसको जैसे काट के निकालने के बाद क्या होगा, ये एक हेल्दी डीएनए को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे काम गाइड मॉलिक्यूल का क्या है, तो गाइड मॉलिक्यूल आपका स्पेशली डिजाइन, स्पेशली आप ध्यान सुना, स्पेशली डिजाइन सिंथेटिक गाइड मॉलिक्यूल है जो कि आपका टारगेट को फाइंड आउट करेगा। मतलब ये चीज़ बताएगा कि हाँ भाई ये वाली जगह पर निकालना है,
इस टारगेट को फाइंड करना है कि हाँ भाई इतने टारगेट में, इतनी चीज़ में, इतनी जगह पर जो है यहाँ पर बदलाव करना है, यहाँ पर निकालना है। फिर इस हिस्से को निकाल कर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर एक नया हिस्सा जोड़ दिया जाएगा, हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड लगा दिया जाएगा। ओके, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डीएनए एडिटिंग या फिर जीन एडिटिंग। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है नाबार्ड के बारे में। तो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने यहाँ पर एक 40वां फाउंडेशन डे एड्रेस किया है। और 40वां फाउंडेशन डे किसका मनाया गया है, वो मनाया गया है नाबार्ड का। क्वेश्चन ये, नाबार्ड क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली चीज, नाबार्ड को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1982 में। इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की बात करें, अभी हमने देखा इसको एस्टेब्लिश किया गया 1982 में। किसके रिकमेंडेशन पे? तो इसके दौरान यहाँ पे नाबार्ड को बनाने के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई थी एक कमेटी के द्वारा, जिसका नाम है बी सेवरमन कमेटी, ताकि ये इस टाइप का बैंक को जो है एस्टेब्लिश कर सकें। ओके, उसके बाद 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नाबार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको प्रमोट करना। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन करना, मतलब कि कहीं ना कहीं पैसा प्रोवाइड करवाना, ताकि जो है नई नई चीज़ें वहाँ पे हो सकें। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करता है ये नाबार्ड। किस चीज़ के ऊपर? नाम से समझ लेना, नाम से यह बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको बोला गया नाबार्ड, ताकि जो है यहाँ पर इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर सके। मेन यहाँ पर इसके जो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या हैं? तो नाबार्ड का पहला काम यही है कि जो फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करवाना, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ देना जो कमर्शियल बैंक्स हो गए, जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है। उसी के साथ नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस असिस्टेंस किसको? जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर हो गया या फिर रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो गई, तो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, इनको कहीं ना कहीं फंड प्रोवाइड करवाता है, इनको यहाँ पर सपोर्ट प्रमोट करने का पूरी तरह से काम करता है, इनको आगे बढ़ाने का काम करता है। ओके, जितना भी यहाँ पे नेसेसरी फाइनेंस होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है नाबार्ड, खासकर एग्रीकल्चर और ये भी जो रूरल सेक्टर है, रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड के अंदर ये बनाया गया था 1995 से लेकर 1996 में। और इसका जो फंड लगाया गया था पहला, वो था 2000 करोड़ रुपए, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे किन कौन सुपरवाइज करते हैं कौन कौन सी बैंक को? तो जो नाबार्ड है ये एक तरीके से सुपरवाइजर बैंक है, किस किस का? कोऑपरेटिव बैंक्स का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक्स का। तो इनका एक तरीके से सुपरवाइजर की तरह काम करता है और इनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाता है। जो नाबार्ड है इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। मेन चीज यही है कि नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना। ओके, नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा है आषाढ़ी बीज के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने जो है लोगों को बधाइयाँ दी हैं, क्योंकि एक पवित्र ये ओकेजन देखने को मिला आषाढ़ी बीज करके। ये है कच्चे न्यू ईयर इसको बोला जाता है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, ये जो आषाढ़ी बीज या फिर आषाढ़ी बीज इसको बोला गया है, ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सेकेंड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष चलता है उसके दूसरे दिन पर आषाढ़ के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है इसके, कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो देख पाओगे यहाँ पर ये गुजरात के कच्छ रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। मींस यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में ये वाला एरिया आपको गुजरात वाला देखने को मिलेगा और ये वाला एरिया यहाँ पर पर्टिकुलरली कच्छ वाला देखने को मिलेगा। तो इसी वाला रीजन में जो है यहाँ पर ये एक तरीके से आषाढ़ी बीज को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन क्यों होता है? तो आषाढ़ी बीज एक ट्रेडिशनल अफेयर है, देखो बहुत पहले से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। ये एक तरीके से बारिश की सेलिब्रेशन है, यानी बारिश होएगी, बारिश हो रही है तो उसका ही यहाँ पे सेलिब्रेशन मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आषाढ़ी बीज के टाइम पे जो फार्मर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसका जो मॉइस्चर है उसको चेक किया जा सकता है, ताकि जो है प्रेडिक्ट करें, वो एक अंदाजा लगाएं कि कौन सा जो फसल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होगा आने वाले मॉनसून में। तो यहाँ पे एक तरीके से बारिश के आने पर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड